अमीर जेठानी के मायके आई गरीब देवरानी। हाँ मम्मी, बस 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं घर पर आ जाऊंगी। और आप ना काम की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी देवरानी है ना, मैं उसे अपने साथ ले आऊंगी। अच्छा चलो अभी फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। अब आशा की बातें आप सबने तो सुनी ली होंगी। शर्मा परिवार की बड़ी बहू जो बहुत ही अच्छे घर परिवार से है, लेकिन उसकी देवरानी एक गरीब घर से है, तो आशा हमेशा उस पर अपने अमीर मायके का रोब जमाती रहती। जैसे कि अब उसके भाई की शादी है तो वहां पर काम करवाने के लिए वो लेकर जाना चाहती है अपनी देवरानी को। साधना, ओ साधना, कहाँ पर हो? अरे क्या सुबह सुबह साधना बहू का नाम चिल्ला रही हो, क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी जी, वो मेरे भाई की शादी है ना, तो घर पर बहुत काम है, तो सोच रही हूँ साधना को भी अपने साथ ले जाऊं। वो वहां पर मेरे साथ रहेगी तो काम करने में मेरा हाथ बटा देगी। अच्छा, अगर तू उसे अपने साथ लेकर जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? और तेरे मायके में काम करने के लिए और कोई और नहीं है क्या जो साधना बहू को अपने साथ लेकर जा रही है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुझे वहां पर कोई काम ना करना पड़े, इसलिए उसे वहां पर लेकर जा रही है। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे समय में घर में कितना कीमती सामान रखा होता है, काम के लिए नौकरों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए सोच रही हूँ कि साधना को ले जाती हूँ। और बात रही घर के काम की, तो मैंने कुछ दिन के लिए काम वाली से बात कर ली है। जब तक हम घर पर नहीं रहेंगे तब तक वो आकर घर का सारा काम कर देगी। अच्छा ठीक है, मैं मंदिर जा रही हूँ। जी मम्मी जी। अरे साधना कहाँ रह गई? आई आई दीदी। साधना वहां आती है। जी दीदी। जी दीदी की बच्ची, इतनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ, तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती क्या? अच्छा मैं ये कह रही थी कि परसों हम ना मेरे मायके के लिए निकल रहे हैं, तो अपना सारा सामान पैक करके रख लेना, सुबह जल्दी निकल जाएंगे। मैंने तो सारी पैकिंग करके रख दी है दीदी, आप उसकी टेंशन ना लो। हाँ अच्छा ठीक है। 2 दिन बाद आशा साधना के साथ अपने मायके चली जाती है। वो काफ़ी देर की ट्रैवल के बाद वहाँ पहुँचते हैं। इतनी देर तक गाड़ी में बैठे बैठे मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों बैठो, मैं बस अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे तुझे चाय बनाने की क्या ज़रूरत है, मेरी देवरानी आ गई ना मेरे साथ, वही बना देगी चाय। जाओ साधना, सबके लिए चाय बना कर ले आओ। अरे दीदी लेकिन ये भी तो आपके साथ ही आई है ना, ये भी तो थक गई होंगी ना। अरे इससे काम करने की आदत है, इसके मायके वाले ना लकड़ी का काम करते थे, तो इससे काम करने की बहुत आदत है। और वैसे भी वो यहाँ पर काम करने ही तो आई है, अगर यहाँ पर बैठकर आराम फरमाएगी तो यहाँ पर काम कौन करेगा? और तू मुझे ऐसे क्या देख रही है, तुझे बोला ना जाकर सबके लिए चाय बनाकर ला। जी दीदी। साधना सबके लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है। दीदी ये आप किस तरीके से बात करती हो अपनी देवरानी से? बेचारी को आपकी बातों का कितना बुरा लगा होगा। अरे तो इसे मेरी बातों का बुरा लगे या अच्छा लगे, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी ना छोटे लोगों को ज़रा दबा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इन्हें थोड़ी सी ढील दे दो तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। आशा ये सब बोल ही रही थी कि साधना सभी के लिए चाय लेकर आ जाती है और आशा बोलते बोलते बीच में चुप हो जाती है। दीदी चाय? हाँ देख रही हूँ तू चाय लेकर आई है, अब मैं क्या इतनी गर्मा गर्म चाय पीऊँगी? थोड़ी देर साइड में रख दे, ठंडी हो जाएगी तो अपने आप पी लूँगी। अरे मंजू दीदी भी आ गई। उनके घर पर कुछ और रिश्तेदार आकर बैठते हैं। साधना अपने चाय की घूंट भरने ही वाली थी कि सामने दिख रहा है ना कि घर पर और मेहमान आए, लेकिन उसके बाद भी चाय पी रही है। कुछ संस्कार दिए कि नहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? इस चाय को यहाँ पर रख और बाकी सबके लिए भी चाय बनाकर ला। और इस बार ना चाय थोड़ी ढंग की बनाकर लाई हो, ये अपने मायके जैसे चाय बनाकर मत लिया ना, जिसके अंदर दूध का नामो निशान नहीं होता। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए ढंग से बनाकर ला। जी दीदी। साधना चाय का कप ट्रे में वापस रखकर फिर से बाकी सब मेहमानों के लिए चाय बनाकर लाती है। अरे आशा, तुम अपने साथ ये काम वाली लेकर आई हो क्या? चाय तो इसने अच्छी बनाई है, अगर इसे बाद में काम चाहिए हो ना तो मेरे घर भेज देना, मुझे भी काम वाली की ज़रूरत है। अरे क्या अमृता दीदी आप भी, ये काम वाली नहीं मेरी देवरानी है। अरे अरे माफ़ करना, इसने कपड़े ऐसे पहने हैं कि मुझे लगा ये कोई काम वाली है। इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये तुम्हारी देवरानी है, सिर्फ कपड़े तो देखो। अब बचपन से जैसी रही है वही आदत एकदम से थोड़ी ना जाएगी अमृता दीदी। अपने मायके में ना ऐसी किसी से मांग मांग कर कपड़े पहनती थी, तो अब पसंद भी वैसी हो गई है। देवर जी इतने पैसे देते हैं लेकिन उसके बाद भी ना ऐसे फटीचरों जैसे कपड़े खरीद कर लाती है। वो कहते हैं ना बचपन वाली आदत इतनी आसानी से नहीं जाती। वैसे सच कहूँ तो पता नहीं तुम्हारे देवर को इसमें ऐसा क्या पसंद आ गया। अब क्या कह सकते हैं, जैसी जिसकी पसंद। दिल लाया गधी पर तो परी क्या चीज़ है।
उन सब की बातों से साधना को बहुत बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो इतने सारे लोगों के सामने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहती। तभी रात के समय, आज कितने दिनों बाद हम सब एक साथ मिले हैं। लगता है आज हम लोग पूरी रात सोएंगे ही नहीं, पूरी रात इसी तरह बातों में लगे रहेंगे। अरे कहाँ बातों में लगे रहेंगी, आज का खाना पीना तो हलवाइयों ने बना दिया, लेकिन बर्तन तो हम लोगों को ही धोने पड़ेंगे। और मेहमानों के इतने सारे बर्तन हो गए हैं कि पूछो मत, बर्तन धोने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। अरे तू बर्तन धोने की इतनी चिंता क्यों कर रही है? तू जा आराम से इधर आकर बैठ। ये मेरी देवरानी है ना, ये बहुत अच्छे बर्तन धोती है। पहले लोगों के घर में बर्तन धोने का काम करती थी ना। क्या? ये आप क्या बोल रही हो दीदी? मुझे भी पता है कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसी नौबत नहीं आने दी कि मुझे दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करना पड़े। अरे अरे अरे, तू तो मेरी बात का बुरा ही मान गई। मैं तेरी जिठानी हूँ, अब मैं क्या तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकती? और देख, ये बात तो बिल्कुल सच है कि तू बर्तन बहुत अच्छे से धोती है, इसलिए जाकर सारे बर्तन धो दे। वैसे भी ना हम सब लोग बहुत थके हुए हैं और हम सबको सुबह मार्केट भी जाना है। वैसे भी बर्तन ना कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर में धो लेगी तू। आशा की बातें सुनकर साधना को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अपनी जेठानी से सबके सामने बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप रसोई में बर्तन धोने के लिए चली जाती है। लेकिन रसोई में तो बर्तनों का पहाड़ जमा था, जिसे देखकर साधना का माथा ठनक जाता है। हे भगवान, इतने सारे बर्तन! इतने सारे बर्तन तो कोई घर के नौकर से भी नहीं धुलवाता, जितने बर्तनों को धोने का काम दीदी ने मुझ पर सौंप दिया है। हद है भाई, इतने सारे बर्तन धोने में तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे और तब तक तो सुबह ही हो जाएगी। ऊपर से मुझे इतनी थकान हो रही है, इतनी ज़ोर से नींद आ रही है, कोई काम में मेरी मदद करवाने के लिए भी नहीं आया। बेचारी साधना अकेली सारे बर्तनों को धोने में लग जाती है। बर्तन इतने ज़्यादा थे कि उस बर्तनों को धोते धोते सुबह के 4 बज जाते हैं। सुबह के 4 बजे कहीं जाकर वो सोती है तो 6 बजते ही आशा उसे जगा देती है। अरे कब तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी? यहाँ पर तू मेरे साथ काम करवाने के लिए आई है या सोने के लिए? घर पर इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, हम लोगों को मार्केट जाना है, सबके लिए चाय नाश्ता बना दे, और मार्केट से आने में हमें देर हो जाएगी, दोपहर का खाना भी बना लेना। ठीक है दीदी। घर के सब लोग शॉपिंग पर चले जाते हैं और पीछे से साधना सभी मेहमानों के लिए खाना पीना बनाती है और पूरे घर की सफाई भी अकेले ही करती है। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ पर आती नहीं। मुझे काम करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर दीदी मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रही है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। साधना पूरा दिन काम करके थोड़ी देर बैठती है कि सभी लोग शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। साधना बेचारी थोड़ी देर के लिए क्या बैठी थी कि आशा उसे ठोक देती है। सुबह जब हम घर से निकले थे तो तू बिस्तर में लेटी हुई थी, अब शॉपिंग करके लौटे हैं तो आराम से बैठी हुई है। अरे ये तो देख ले, हम पूरा दिन मार्केट में घूम फिर कर आए हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे लिए चाय ही बना ला। मैं चाय बनाने ही जा रही थी दीदी, और मैं ना बस अभी ही सारा काम करके बैठी हूँ, इसलिए ज़रा थक गई थी। अब बस 5 मिनट रुकिए, मैं सभी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। देखो तो ज़रा, तू क्या इस घर की मालकिन है जो तुझे आराम फरमाने के लिए टाइम चाहिए है? तुझे इतने भी शर्म नहीं है कि तेरी जेठानी तुझे काम करने के लिए कह रही है और तू बिंदास काम को टाल रही है? अब बस भी करो ना आशा। साधना तुम एक काम करो, अभी हम बाहर से आए हैं तो बहुत गर्मी लग रही है, तुम हमारे लिए चाय मत बनाओ, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। जी दीदी। साधना सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। तभी अमृता की बेटी रिया सारी कोल्ड ड्रिंक ज़मीन पर गिरा देती है। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? सारी कोल्ड ड्रिंक ज़मीन पर गिरा दी। साधना, ज़रा वहाँ से कोई कपड़ा तो उठा कर देना, मैं साफ़ कर देती हूँ। अरे आपको साफ़ करने की क्या ज़रूरत है दीदी, साधना है ना, सब साफ़ कर देगी। अरे लेकिन क्या लेकिन? यहाँ वो काम करने के लिए तो आई है, और थोड़ा सा काम करेगी तो गल नहीं जाएगी। ए, तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है? जाकर पोछा लेकर और साफ कर दी इसे। अरे जा ना। साधना बाहर से पोछा उठाकर लाती है। जमीन पर गिरी हुई कोल्ड ड्रिंक साफ करके बाहर जा ही रही थी कि आशा जानबूझकर जमीन पर अपनी कोल्ड ड्रिंक भी गिरा देती है। अरे अरे, पहले ठीक से साफ तो कर दे, उसके बाद बाहर चली जाना। कितनी जल्दी है काम से बचने की, है? ये देखो, यहाँ पर कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक गिरी हुई है, इसे साफ करने क्या तुम्हारे मायके वाले आएंगे? बुरा मत मानना साधना, अब आशा की तो मजाक करने की आदत है। तुम ये पोछा मुझे दे दो, मैं साफ कर देती हूँ। अरे जब वो साफ कर रही है तो आपको बीच में जाकर साफ करने की क्या जरूरत है?
तुझे सुनाई नहीं देता क्या मैंने क्या बोला? साफ कर। साधना बिना कुछ बोले दोबारा से वहां पर पोछा लगाकर चली जाती है। तभी अमृता आशा से कहती है, ये तुम क्या कर रही हो आशा? क्यों जानबूझकर बार बार अपनी देवरानी को परेशान कर रही हो? अरे छोड़ो ना अमृता दीदी, वो उसकी देवरानी है, अब उसके साथ जैसी मर्जी बिहेव करे, हमें क्या। वैसे अच्छा हुआ आशा दीदी कि आप अपने साथ अपनी देवरानी को ले आई, वरना हमें ही सारे घर का काम करना पड़ता। इसके चक्कर में तो नौकरानी को देने वाले पैसे भी बच गए। साधना दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। उनकी ऐसी बातों से साधना के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। थोड़ी देर बाद कमरे में जाकर वो अपने कपड़े पैक करने लगती है कि आशा वहां पर आ जाती है। अरे साधना, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस अपने कपड़े पैक कर रही हूँ दीदी। क्यों भाई? अभी तो मेरे भाई की शादी भी नहीं हुई और तुम इतनी जल्दी कपड़े पैक कर रही हो? मुझे यहाँ और दिन नहीं रुकना। मैं यहाँ पर आपके भाई की शादी के लिए काम में आपकी मदद करवाने आई थी, लेकिन आप सब तो यहाँ पर मेरे साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार कर रहे हो। मैंने दिनेश जी को फ़ोन कर दिया है, वो मुझे लेने आते ही होंगे। अरे तुम बिना छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती हो साधना। तुम तो मेरी देवरानी हो, अब क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकती? मैं अब भी ना दिनेश को यहाँ पर आने के लिए मना कर देती हूँ। जब तक मेरे भाई की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। आशा अपने देवर दिनेश को फ़ोन करके वहाँ पर आने के लिए मना कर देती है। शाम के समय आशा साधना के पास एक साड़ी लेकर आती है। ये लो साधना, आज हम लोग ना शॉपिंग पर गए थे तो तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। शाम को हल्दी का फंक्शन है तो फंक्शन में इसे पहन लेना। ठीक है दीदी। साधना बिल्कुल सीधे स्वभाव से वो साड़ी ले लेती है। शाम को हल्दी के फंक्शन के लिए साधना वही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। वो बहुत खुश थी कि उसकी जेठानी उसके लिए नई साड़ी लेकर आई है। तभी साधना की एक रिश्तेदार कहती है, अरे ये तो वही साड़ी है ना जो तुम कामवाली के लिए लेकर आई थी आशा, लेकिन उसने इसे लेने से मना कर दिया था। हाँ, लेकिन ये साड़ी ना मेरी देवरानी को पसंद आ गई तो मैंने उसे दे दी। काम वाली ना सही, लेकिन साड़ी मेरी देवरानी ने तो पहन ली। तुम्हारी देवरानी का स्टैंडर्ड भी कमाल ही है, कामवाली से भी गया गुजरा। दिव्या की ये बात सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग साधना पर हंसने लगते हैं। उनकी बातों से साधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह, अरे मम्मी क्या हो गया? सुबह सुबह आप इतनी टेंशन में क्यों? अरे बेटा क्या बताऊं, तेरी भाभी के लिए मैंने जो ज्वेलरी बनाई थी वो कहीं मिल नहीं रही। सुबह से 3 बार पूरी अलमारी छान चुकी हूँ। क्या? लेकिन ऐसे कैसे ज्वेलरी कहीं जा सकती है? और वैसे भी अलमारी की चाबी तो आपके पास ही रहती है। हाँ बेटा, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ज्वेलरी गायब हो गई। ज्वेलरी गायब होने के बाद घर में फैल जाती है। तभी उनके रिश्तेदार पुष्पा कहती है, अगर किसी ने ज्वेलरी चुराई है तो ज़रूर घर में ही कहीं ना कहीं छुपाई होगी। आप सबके सामान की तलाशी ले लो, आपको मिल जाएगी। क्या तो तुम ठीक रही हो पुष्पा बेटा। मेरी लाखों की ज्वेलरी ऐसे कैसे कोई चुरा कर ले जा सकता है? आशा की मम्मी सबके सामान में ज्वेलरी ढूंढती है और उन्हें आशा के बैग से ज्वेलरी मिल जाती है। ये ब्लू बैग किसका है? ये तो मेरा बैग है मम्मी, लेकिन क्या हुआ? ये सारी ज्वेलरी तेरे बैग से मिली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू अपनी भाभी के लिए बनवाई हुई ज्वेलरी चुरा सकती है। ये आप क्या बोल रही हो मम्मी? मैं भला इसे क्यों चुराऊंगी? और आपने ऐसा सोचा भी कैसे? क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? आशा दीदी, अब सारी ज्वेलरी आपके बैग से मिली है तो कोई कैसे आपके ऊपर भरोसा करेगा? पहले दिन से ही ना आपकी नज़र उस ज्वेलरी पे थी। वैसे भी आपको ये बात कभी बर्दाश्त नहीं होती कि आपसे ज़्यादा किसी और को मिल जाए। आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं पुष्पा दीदी? ये मेरा घर है और मैं अपने घर से गहने चुराऊंगी क्या? हद हो गई, आप लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। क्या आप लोगों को मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? बुरा मत मानना आशा, लेकिन ऐसे में कैसे कोई तुम पर कभी भरोसा करेगा? अगर किसी और ने ज्वेलरी चुराई होती तो अब तक ज्वेलरी यहाँ पर थोड़ी ना होती। और कोई और ज्वेलरी चुरा कर तुम्हारे बैग में क्यों रखेगा? अगर कोई और चुराता तो उसे इतना तो पता होता कि घर में चेकिंग होगी, इसलिए वो पहले ही इसे घर से गायब कर देता। तुम्हें लगा होगा कि मैं तो इस घर की बेटी हूँ, मुझ पर तो कोई शक करेगा नहीं, कोई मेरी बैग चेक करेगा नहीं। इसी बात का फ़ायदा उठाया ना तुमने। बस बहुत हो गया, मैं दीदी के खिलाफ अब एक शब्द और नहीं सुन सकती। मेरी आशा दीदी भले ही ज़बान की कितनी भी कड़वी हो, लेकिन वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अच्छा, अगर ये हरकत तुम्हारी आशा दीदी ने नहीं की तब तो जाहिर सी बात है कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। पहले तुमने ज्वेलरी चुराई, उसके बाद जब पकड़े जाने का डर लगा तो सारी की सारी आशा के बैग में रख दी।
मैं भले ही गरीब घर से हूँ, लेकिन कभी मुझे मेरे मम्मी पापा ने ऐसी हरकत करना नहीं सिखाया। बाकी ये ज्वेलरी किसने चुराई है वो तो अभी आप सबको पता चल जाएगा। क्या मतलब, कैसे पता चल जाएगा? जब आपने इस कमरे में आकर ज्वेलरी को आशा दीदी के बैग में रखा था ना, बस 2 मिनट पहले मैं अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा कर गई थी और गलती से मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं ठीक टाइम पर अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा कर चली गई और मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, वरना सच तो कभी किसी को पता नहीं चलता। क्या? इसका मतलब आपने ज्वेलरी चुरा कर मेरे बैग में रख दी पुष्पा दीदी? वो रिकॉर्डिंग दिखाओ ज़रा साधना। साधना जैसे ही सबको वो रिकॉर्डिंग दिखाती है तो सब दंग रह जाते हैं। पुष्पा की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और आशा की मम्मी उसे अपने घर से निकाल देती है। मुझे माफ़ कर दे आशा बेटा, मैंने तुम्हारी माँ होकर भी तुम पर शक किया। मुझे भी माफ़ कर दो आशा, मैंने भी जाने अनजाने में पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया। आप लोगों को तो मैंने हमेशा अपना समझा, उसके बाद भी आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। लेकिन जिस देवरानी के साथ हमेशा इतना बुरा बर्ताव किया, आज उसी ने सबके सामने मेरी इज्जत बचा ली। मुझे माफ़ कर दो साधना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज अगर तुम नहीं होती तो मैं सबकी नज़रों में हमेशा के लिए चोर बन जाती। तुम चाहती तो आज मुझसे बदला ले सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। देवरानी जेठानी के बीच में तो ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक चलती ही रहती है। इस सबक से आशा की आंखें खुल जाती है। वो साधना से अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है और उस दिन के बाद फिर कभी साधना के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती।